बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब भी उत्तराखंड में है। पर क्या आप जानते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब के पहले ग्रंथी जो थे वो कोई सिख व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड के गढ़वाल के भ्यूंडार गांव के रहने वाले श्री नंदा सिंह चौहान जी थे। दरअसल हेमकुंड साहिब जैसी जगह जहां वो स्थित है, वैसी जगह का उल्लेख बचित्र नाटक जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, दसम ग्रंथ है, उसमें उल्लिखित है। और यह माना जाता है कि वहाँ 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। तो जब सिखों को पता चला कि भ्यूंडार गांव से ऊपर एक ऐसी ही जगह मौजूद है, तो उसको तलाशते हुए वो वहाँ पहुँचे 1935 में। और 1935 में जब उन्होंने वहाँ गुरुद्वारे की स्थापना कर ली, तो उसके बाद पहले ग्रंथी के तौर पर उन्होंने भ्यूंडार गांव के श्री नंदा सिंह चौहान जी को नियुक्त किया। नंदा सिंह चौहान जी ने उसके बाद, हालांकि वो बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ को पढ़ा, उसको समझा भी, और लगभग 25 बरस तक वो हेमकुंड साहिब के ग्रंथी पद पर बने रहे। ग्रंथी का काम उन्होंने किया, पंजाब में भी वो जाते थे। और ये बात हमको कुछ साल पहले श्री नंदा सिंह चौहान जी के जो भतीजे हैं एडवोकेट भवान सिंह चौहान, जो उस इलाके से जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, उन्होंने बताई। और आज से 5-7 साल पहले जब वो बात उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे लगा कि ये अद्भुत है। इस देश में कितनी विविधता है, उसका एक उदाहरण है कि सिखों का एक तीर्थ स्थल खोजा गया और उसका ग्रंथी एक गढ़वाल के व्यक्ति को बनाया गया। ये अपने आप में इस देश की एकता, इस देश की विविधता का एक अनोखा अनुपम उदाहरण है। लेकिन ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का विवाद पिछले दिनों हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान हुआ, उसके बाद दोनों तरफ से इस तरह की कोशिश हुई कि जैसे ये कोई पंजाब बनाम उत्तराखंड की लड़ाई। ये कोई पंजाब बनाम उत्तराखंड की लड़ाई नहीं है। 3.25 करोड़ के आसपास की आबादी वाले पंजाब में यदि 10 लोग आकर के यहाँ झगड़ा करें और 1.25 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड के 10 लोगों से, 50 लोगों से उनका झगड़ा हो जाए, तो ये कोई पंजाब और उत्तराखंड का झगड़ा नहीं है। इसको साफ तौर पर ऐसे देखना चाहिए। इसके साथ साथ इस बात को भी बहुत साफ तौर पर कहना है कि यदि किसी भी कौम के, किसी भी मूल के व्यक्ति किसी तरह का उत्पात, किसी तरह का अपराध करते हैं, तो कौम को उनके साथ नहीं खड़े हो जाना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई जो भी दिक्कत परेशानी है, कानूनी तरीके से उसका हल हो, कानूनी रास्ते से उसका समाधान निकले, ऐसा उसको किया जाना चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये कहनी है कि ये समझिए कि पंजाब में भी अगले साल में चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में स्थिति बहुत खराब रही है अब तक। वो पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए 2022 में, उस विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटें जीत पाई। लोकसभा के 2024 में हुए चुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। और जिस तरह का जोड़ तोड़ उसने किया, तो अभी राज्यसभा में उसके 6 सदस्य हैं आम आदमी पार्टी से टूट कर आए हुए। तो सोचिए कि एक पार्टी है जिसके विधानसभा में केवल 2 सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में 6 सदस्य हैं। खरीद फरोख्त की राजनीति का ये नया उदाहरण है, नया पतन है एक तरह से कहिए तो। लेकिन ये बात इसलिए समझने की जरूरत है, इस बात को इसलिए समझना जरूरी है कि पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो क्या ये जो उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, ये उत्तराखंड में आकर के जिस तरह से खास तौर पर जो नगरासू के गुरुद्वारे में घटना हुई, जिसका कि कर्णप्रयाग के झगड़े से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई और उसके बहाने एक धार्मिक गोलबंदी करने की कोशिश की गई। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन है कि उसको किसी भी हालत में पंजाब जीतना है, उसका प्रयोग एक तरह से ये किया जा रहा है, उसके बहाने ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हमारा सबसे ये अपील है, सबसे ये निवेदन है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का गिनी पिग अपने आप को न बनने दें, उसके प्रयोग के चूहे अपने आप को न बनने दें कि वो आप पर प्रयोग करे। और आपके प्रयोग करके भाजपा यदि 2 राज्यों के बीच में, 2 कौमों के बीच में झगड़ा लगा करके सत्ता में पहुंच रही है, तो उसके इस मंसूबे को विफल किया जाना चाहिए, उसके इस इरादे को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, नाकाम किया जाना चाहिए। ये हमारी अपील उत्तराखंड के लोगों से भी है, पंजाब के लोगों से भी है कि इस बात को समझने की कोशिश करें, इस तरह के ध्रुवीकरण को किसी हालत में कामयाब न होने दें।